नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। आज हम आपको मिलवा रहे हैं राजसमंद के एक ऐसे सपूत से जो एक नेचर लवर है, जो एक सफल उद्यमी है और सबसे ज्यादा वो राजसमंद शहर के दिल की धड़कन को समझते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमित बड़ोला की, जिनका आज जन्मदिन भी है। और वीडी टीवी के स्पेशल पॉडकास्ट में आज हम आपकी मुलाकात उसी शख्सियत से करवा रहे हैं। तो जानिए, देखिए अमित बड़ोला को, उनके पूरे जीवन यात्रा के अहम पहलुओं को लेकर हम हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में आपसे रूबरू करवा रहे हैं। एक चैलेंजिंग ये डिसीजन आपका रहा हो? नेचर को, उन सबकी सोच को मैंने देखा तो कुछ नेगेटिव्स भी लगे मुझे। ना बाहर से फिर से राजसमंद की ओर रुक कर, आपने जिस जड़ों की बात कही, वैसे तो क्या है कि राजसमंद की जो मिट्टी है, इसकी तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ इस मिट्टी से जुड़े जो लोग हैं या जिस मिट्टी को बखूबी जानते हैं। आपका एक फोटो देखा था जिसमें रात को तकरीबन 11 या 12 बजे का वो समय था जब आप अपने बच्चों के साथ नौचौकी की पाल पर लेट रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो कोई माँ की गोद में लेट रहा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न, क्योंकि आप नेचर लवर हैं, आप झील प्रेमी हैं, इसको डेवलप अच्छे से तो राज सिंह जी ने कर ही दिया। राज सिंह जी ने उस जमाने में 40 लाख रुपए, आज से 400 साल पहले, 1660-70 की बात है, आज से 400 साल पहले राज सिंह जी ने इस झील पे 40 लाख रुपए खर्च किए थे। वो आज के 400 करोड़ के बराबर है। जो आज की जरूरत है सर, वो ये है कि इस झील को किस तरह से साफ रखें और मेंटेन रखें सर। इसको साफ रखना है और मेंटेन रखना। खूब जनप्रतिनिधि आते हैं सर, एमपी से लेके एमएलए से लेके बहुत सारे अलग अलग लोग भी आते हैं सर। और पुरातत्व विभाग, मुझे कोई इसमें डर नहीं है कहने में, पर पुरातत्व विभाग के अगर हाथ में ये झील है तो उन्होंने, पुरातत्व विभाग ने इस झील का बंटाधार कर रखा है सर। कर क्या रहे हो सर? आपके हाथ में हमने इतनी बड़ी धरोहर की, इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज की एक धरोहर आपके हाथों में हमने कमान सौंपी है सर, और आप कुछ करेंगे नहीं उसके लिए। आप बिल्कुल मतलब निस्तेज हो उसके लिए, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो सर आप उस झील को। एएसआई वाले कुछ संज्ञान लें, उनके ऊपर भी कोई डंडा हो सर मारने वाला, एएसआई वालों के ऊपर भी। और राजनीतिज्ञों को तो सर करना बहुत जरूरी है। वो उस पहाड़ी पे, जो जिस पहाड़ी को हम राज सिंह पहाड़ी कहा जाता है, अन्नपूर्णा माता जी जहाँ पे वास करते हैं, रूठी रानी का महल भी जहाँ पे है, तो उस पहाड़ी के ऊपर 4-5 सालों से, मतलब उस पहाड़ी पे 3 से 4 लेपर्ड्स हैं और 1 या 2 लेपर्ड्स मतलब बहुत सालों से, 3-4 सालों से उस पहाड़ी के ऊपर दिखते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि राजसमंद को हम सिटी ऑफ डिवाइन हिल्स बोलें जी, क्योंकि यहाँ की जितनी भी पहाड़ियां हैं सब पे कोई ना कोई भगवान विराजमान है। 1 किलोमीटर दूर राजसमंद के इस पेरीफेरी में ही गाजर माता का मंदिर है सर, डिप्टी करके गांव है सर, उसके पास में आता है। बहुत बड़ी चोटी है सर, बहुत हाइट पे मंदिर है वो। हर राजसमंद वासी को यहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी प्रकृति से प्रेम करता है और जिसको भी मन में सुकून चाहिए, उनको इन जगहों पे तो जाना ही चाहिए सर। हम ब्लेस्ड हैं सर, हम ब्लेस्ड हैं राजसमंद वाले कि हमें इस तरह की जगह मिली है सर। ब्राइट जो आपका वेंचर है जिसमें आप वायर्स एंड ड्रोन्स बनाते हैं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अमित जी सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करते हैं, अमित जी बिजनेस भी करते हैं। उसके साथ साथ में मेरे दोनों भाई जो थे, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा और कदम कदम पे उनका सपोर्ट मिला सर। और मेरे फादर साहब का, मेरी मदर का, मेरी वाइफ का, सबका बहुत सपोर्ट मिला। नमस्कार, वीडी टीवी में आपका स्वागत है और यह है हमारी पॉडकास्ट सीरीज। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने शहर के सच्चे सपूत हैं। हम चाहते हैं तो राजसमंद का, वीडी टीवी का यह पहला पॉडकास्ट राजसमंद के किसी फेमस जनप्रतिनिधि, कोई फेमस सेलिब्रिटी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी शुरू कर सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल जो फेमस व्यक्ति है उनको फेमस करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को भी आप तक पहुंचाएं। तो आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो एक ऐसे राजसमंद शहर के सपूत हैं जिन्होंने एक भारी भरकम पैकेज को छोड़कर, विदेश की नौकरी को छोड़कर अपनी जड़ों को तलाशने के लिए पुनः राजसमंद का रुख किया, अपने परिवार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने शहर के लिए। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बेहद ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी से। श्री अमित जी बड़ोला हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका वीडी टीवी में। धन्यवाद विनीत जी। सबसे पहले तो शुरुआत हम
करेंगे उस सवाल से जो आजकल बहुत सारे माँ बाप के जहन में गूंजता है जब उनके बच्चे बड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि पापा मैं कैरियर बनाने के लिए कहाँ जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ या अपने शहर में ही कुछ काम करूँ। तो कई बार ऐसा देखा है कि माँ बाप ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं क्योंकि वो उनकी खुशी के आगे बेबस नजर आते हैं और उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि अगर मैंने इसे बाहर नहीं भेजा तो अगर इसका कैरियर फ्लॉप हो गया तो उसका इल्जाम ये मुझे पर डालेगा। आप राजसमंद से निकलकर इतने वर्षों पहले लंदन गए, वहाँ अच्छा खासा आपका जॉब था, जैसा कि हमने रिसर्च में देखा कि आपको एक अच्छा पैकेज भी वहाँ मिल रहा था और आपकी पूरी जीवन था वहाँ सेटल हो गया था, आपके बच्चे भी स्कूल्स में जा रहे थे और शायद आप अभी तक वहाँ रहते तो आपकी लाइफ बहुत आगे निकल चुकी होती। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि आप लंदन जैसे देश को छोड़कर पुनः भारत में भी राजस्थान और राजस्थान में भी राजसमंद जैसे छोटे शहर जो विकसित शहरों की श्रेणी में नहीं आता है, पुनः यहाँ आकर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं? सर, राजसमंद में आया था, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडी टीवी को और विनीत जी को जिन्होंने इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाया है। और जहाँ तक बात रही मेरे डिसीजन की, तो 2007 में मैं लंदन गया था, 2007-2008 में मैं लंदन गया था, 2010-11 में मैं राजसमंद फिर से आ गया था। और लंदन में जब मैं गया था यूके में, तब यूके ही सेटल होने का था मेरा, वहीं पे मैं जॉब करता था और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स करके रेटिंग एजेंसी है जो वर्ल्ड की नंबर 1 रेटिंग एजेंसी है, उसी में मेरा काम था और सब कुछ अच्छा ही था वहाँ। पर जैसा कि विनीत जी ने बोला, दिल में बहुत सालों से, जब से मैंने करियर के तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया है और MBA हूँ मैं, तो जब मैंने ये कोर्सेज भी करता था, जब मैं स्टडीज भी कर रहा था, मेरी कॉलेज टाइम में भी था, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी कि नहीं, मुझे मेरे होम टाउन में फिर से जाना है, मुझे राजसमंद में फिर से जाना है। यूं कह सकते हैं हम इसको कि ये मेरी जो पारिवारिक जो संस्कृति मुझे मिली है, मेरी विरासत जो मेरे दादा से, मेरे पिताजी माताजी से मिली है, शायद उस वजह से, या पूरा हमारी जो बड़ोला फैमिली है वो सब यहीं पे है और उन सब की जो अपनी संस्कृति है उस हिसाब से मेरे वही चीज मेरे ब्लड में भी थी। और इसीलिए शायद जब से मैं कॉलेज टाइम से ही मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, मुझे होम टाउन आना है। हालांकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि मुझे, मैं होम टाउन आ भी गया तो यहाँ क्या करूँगा, बिकॉज जैसा कि विनीत जी बता रहे हैं कि एजुकेशन मैंने अच्छी कर ली थी, तो मेरे लायक एजुकेशन के हिसाब से मेरे लायक राजसमंद में सच कुछ था नहीं करने को। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में थी, इस वजह से मैंने कुछ साल जॉब में निकाले, प्रोफेशन में निकाले, उसमें मैंने 100% दिया मेरा और भगवान की बहुत कृपा रही, प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रो किया मैं। और बॉम्बे में खूब साल बॉम्बे में रहा मैं, फिर मैं यूके लंदन गया, वहाँ पे मैं परमानेंट ही गया था वहाँ पे। पर मेरे दिमाग में यही था कि या तो अब मेरे लिए एक फाइनल मेक और ब्रेक डिसीजन है ये मेरे लिए मेक और ब्रेक डिसीजन है, बिकॉज या तो मैं लंदन रहूं तो मेरी लाइफस्टाइल पूरी लंदन जैसी होगी आने वाला टाइम, और या फिर इस डिसीजन को छोड़ के, लंदन को छोड़ के मैं फिर से मेरा होम टाउन जाना चाहूँ, तो वो लाइफ मेरे लिए बहुत अलग होगी। तो एक दुविधा तो थी सर, एक इनडिसिसिवनेस थी, बहुत सालों तक थी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बट देन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी फैमिली का कल्चर और हमारा इस तरह का रहा है कि मैं खिंचता हुआ चला आया राजसमंद के लिए और मैंने सब कुछ छोड़ दिया वहाँ पे। अमित जी, जैसे आपने अपनी फैमिली की बात कही और हम सभी जानते हैं, राजसमंद वासी सभी जानते हैं, बड़ोला फैमिली एक बिजनेस फैमिली राजसमंद में जानी जाती है, वर्षों से आपका बिजनेस है अलग अलग क्षेत्रों में। लंदन छोड़ना, इतना बड़ा पैकेज छोड़ना, और आप जैन कम्युनिटी से आते हैं, यहाँ व्यापार ही सब कुछ होता है, एक बहुत बड़ा लीड रोल प्ले करता है व्यापार आपकी कम्युनिटी में और सारे लोग व्यापारी हैं। तो लंदन जैसे देश को छोड़कर, इतना बड़ा पैकेज छोड़कर और फिर यहाँ राजसमंद आना एक चैलेंजिंग ये डिसीजन आपका रहा होगा। परिवार में, समाज में किस तरह से फेस किया आपने, और कहीं कोई ऐसा आपको विरोध का सामना भी इसको लेकर करना पड़ा? देखिए, डायरेक्ट विरोध तो कोई भी नहीं करता है चीजों का, इनडायरेक्टली बहुत विरोध हुए, इनडायरेक्टली बहुत जनों के नेचर को, उन सबकी सोच को मैंने देखा, तो कुछ नेगेटिव्स भी लगे मुझे। पर
मैं जब एक बार आ गया था यहाँ, जब मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ आना ही है, तो फिर मैंने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया ज्यादा। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में मेरी वाइफ या फिर मेरे पेरेंट्स जो हैं या मेरे ब्रदर्स जो हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और शायद इसी वजह से मैं आ भी पाया हूँ, क्योंकि आपके पास अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है और पेरेंट्स आपके हर डिसीजन में साथ देते हैं आपका, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज रही थी मेरे साथ। पर ठीक है, इनडायरेक्टली बहुत सारे चीजें हुई थी, नेगेटिव्स भी आए थे। और स्टार्टिंग में मैं आने के बाद भी 6 महीना, 1 साल, 2 साल मुझे जमने में भी बहुत टाइम लगा था यहाँ पे। बिकॉज व्हेन आप जब है ना बाहर से फिर से राजसमंद की ओर रुख करते हैं, छोटे शहरों की ओर रुख करते हैं, तो बाहर की बहुत सारी चीजें जो होती है वो आपको अंडो करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें आपको अंडो करनी पड़ती है। आपने जो भी सीखा है, जितना भी मेरा नॉलेज था, या मैंने जो भी, मेरा कल्चर चेंज हो गया था वहाँ, मेरे सिस्टम्स चेंज हो गए थे, तो वो सारी जो चीजें थी वो मुझे अंडो करनी थी। और अंडो करने के बाद मुझे फिर से राजसमंद के तौर तरीकों में, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के लोगों की सोच में, जैसा कि मैं बिजनेस में था, तो बिजनेस में हूँ तो मुझे लोगों से इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, सब होगा। तो और मैं वहाँ था, वहाँ एज ए प्रोफेशनल मैं वहाँ पे था, तो प्रोफेशन में इंटरेक्शंस बहुत अलग होते हैं। और राजसमंद बिजनेस हम जब करने आते हैं तो बिजनेस में इंटरेक्शंस बहुत अलग तरह के होते हैं। तो मुझे पहले तो मेरा वो जो भी मेरा वहाँ का जो भी नॉलेज था या वहाँ का जो भी मेरे अंदर आया था चीजें, वो सारी पहले तो मुझे अंडो करनी पड़ी। और उसके बाद मुझे यहाँ के तौर तरीकों को थोड़ा अच्छे से, हालांकि मैं मेरी जड़ों से कभी अलग नहीं हुआ, इतने साल मैं 99 से बाहर हूँ राजसमंद से, बट मैंने मेरी जड़ों से कभी अलग नहीं हुआ। मैं बॉम्बे भी था या कहीं और पे भी था, तो मुझे मालूम ये था कि मैं हूँ राजसमंद का ही हूँ। तो ये इन सब चीजों ने मेरी बहुत मदद की। आपने जड़ों की बात कही, वैसे तो क्या है कि राजसमंद की जो मिट्टी है, इसकी तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहाँ इस मिट्टी से जुड़े जो लोग हैं या जिस मिट्टी को बखूबी जानते हैं और महसूस करते हैं, वो कहीं भी हो इस मिट्टी को कभी भूल नहीं पाते, अपनी जड़ों में वो रहना पसंद करते हैं। अब थोड़ा सा अपन टॉपिक से हटके बात करते हैं नेचर की। आपके फोटोज सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होते हैं। आपके फोटोज के माध्यम से राजसमंद झील की खूबसूरती देश दुनिया में पहुंच रही है। बहुत फेमस राजसमंद को, वैसे तो राजसमंद फेमस है, लेकिन फिर भी आज की जो नई दुनिया है या आज की जो नई पीढ़ी है, आपके फोटोज के माध्यम से एक नए एंगल से वो राजसमंद को देख रही है। ये शौक आपका कहाँ से पड़ा? और मैंने आपका एक फोटो देखा था जिसमें रात को तकरीबन 11 या 12 बजे का वो समय था, जब आप अपने बच्चों के साथ नौचौकी की पाल पर लेट रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो कोई माँ की गोद में लेट रहा है। और उस वक्त आपने एक शूट किया था जो बिजली की एक वो चमकी आकाश में, और आपके क्विक रिएक्शन से वो आपके कैमरे में कैद हुई। तो नेचर से जो आपका ये प्रेम है और राजसमंद झील को दिखाने का जो आपका एक अनूठा तरीका है, नजरिया है, ये कहां से शुरू हुआ? सर, ये तो जैसा कि आप कह ही रहे हैं, राजसमंद लेक जो है वो अपने आप में पहले से ही सुप्रसिद्ध है। इसको प्रसिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इसको एक अलग नजरिए से दिखाने की जरूरत शायद इन सालों में हमें होनी थी, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो कटती जा रही थी। आज भी राजसमंद लेक पे हम जब देखते हैं तो मॉर्निंग का टाइम या इवनिंग के टाइम पे जितने लोग आने चाहिए, जितने लोग इस खूबसूरती को निहारने चाहिए, उतने लोग हमें मिलते नहीं हैं। और ये सब मेरे दिमाग में था। और उसके अलावा जब जब मैं राजसमंद लेक जाता था, मुझे राजसमंद लेक जाए मतलब 7 से 8 साल हो चुके हैं मुझे, और राजसमंद लेक में रेगुलर जाता हूँ, वहीं पे स्विमिंग करता हूँ, वहीं मेडिटेशन, योगा और जो भी चीजें हैं, खूब सारा ग्रुप्स भी है हमारे अच्छे, तो सबसे वार्तालाप भी बहुत अच्छे से होती है, तो बहुत अच्छा समय निकलता है। बट सबसे जरूरी बात ये कि कभी विनीत जी आप राजसमंद लेक को सुबह 5:15 बजे, 5:30 बजे, सूर्य उदय होने से जस्ट 15 मिनट पहले कभी आप राजसमंद लेक को देखना, मतलब आप दीवाने हो जाएंगे उसकी खूबसूरती के। आप तो है ही है, आप यहीं से, और आप तो द्वारकाधीश जी के परम भक्त हैं और बहुत कुछ आपने हासिल किया है लाइफ में। पर राजसमंद लेक को अगर सही तरीके से देखना है तो सुबह 5:30-6, और उस समय जब मैं 5:30-6 बजे के आसपास सनराइज से पहले जब राजसमंद लेक पहुंचता था, और बहुत दिनों तक मैंने राजसमंद लेक को नोट किया, तो मुझे मालूम ये चला कि ये तो एक बहुत विहंगम नजारे हैं। हर रोज राजसमंद लेक का रुख चेंज होता है। तो मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत झील, और ऐसा कोई मैंने झील का कोई फोटो या फिर ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं आज तक
कि जहाँ पे इस झील को इतनी खूबसूरती से जो है सही में दिखाया गया हो। तो मैं तो कुछ भी नहीं करता था सर, मेरा तो मोबाइल था या फिर मेरे पास कैमरा था, सुबह जाता था और फोटो खींचता था, और चूंकि फोटो खींचे हुए हैं तो फिर मैं उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था। मुझे नहीं पता था कि इतने वायरल्स भी होंगे और लोगों से अच्छा रिएक्शन आएगा और राजसमंद झील लोगों की निगाह में और अच्छे से आ पाएगी, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं तो सिर्फ मेरा मोबाइल लेके, कैमरा लेके और फोटो खींच के वो डाल देता था। पर हमारी झील खुद ही इतनी सुंदर है ना सर कि उसका आना ही ऐसा ही, ये होना ही था सर। आपने बहुत अच्छी बात कही, राजसमंद झील बहुत खूबसूरत है। आपने फोटोज लिए, लेकिन उसकी खूबसूरती की वजह से वो फोटोज में चार चांद लग गए। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि हम किसी स्टोरी के सिलसिले में अभी मेवाड़ के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं श्री कृष्ण जुगनू, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। कल ही मैं उनसे जब बात कर रहा था तो उनके द्वारा ये वर्ड कहे गए कि राजसमंद की जो झील है तो महाराणा राज सिंह ने बनाई है, ये संसार की सबसे खूबसूरत झीलों में से, और ये इतना अनुपम उदाहरण या इतना अनुपम उपहार हम मेवाड़ वासियों को महाराणा राज सिंह ने दिया है कि जिसकी कल्पना भी हमारे द्वारा नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ एक प्रश्न, क्योंकि आप नेचर लवर हैं, आप झील प्रेमी हैं, और राजसमंद में 90% लोग राजसमंद झील से प्यार करते हैं, लेकिन एक अफसोस हमें यह होता है कि जितना डेवलपमेंट राजसमंद झील पर होना चाहिए था, जितने पर्यटक राजसमंद झील तक पहुंचने चाहिए थे, वो आज तक पहुंच नहीं पाए। और इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले तो हम खुद हैं। आज भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से राजसमंद झील फेमस हो रही है, लेकिन इसके अलावा हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हमारे जनप्रतिनिधियों को आपके माध्यम से राजसमंद की जनता की एक आवाज आप भी है, क्योंकि आप यहाँ के एक रोल युवा हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम राजसमंद झील का डेवलपमेंट करें कि यहाँ लोग आना शुरू हो? सर, राजसमंद झील का जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो इसको डेवलप अच्छे से तो राज सिंह जी ने कर ही दिया। राज सिंह जी ने उस जमाने में 40 लाख रुपए, आज से 400 साल पहले, 1660-70 की बात है, आज से 400 साल पहले राज सिंह जी ने इस झील पे 40 लाख रुपए खर्च किए थे। वो आज के 400 करोड़ के बराबर है। तो डेवलप तो राज सिंह जी ने बहुत अच्छे से कर दिया था। इतने सुंदर सुंदर पेविलियंस बना दिए, सब कुछ अच्छा कर दिया। जो आज की जरूरत है सर, वो ये है कि इस झील को किस तरह से साफ रखें और मेंटेन रखें सर। इसको साफ रखना है और मेंटेन रखना है, बाकी सारा काम सर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। आप कभी भी किसी भी टाइम सर राजसमंद झील चले जाइए, वहां के पेविलियंस जो पाल है वो पूरी देखिएगा, तो 60% पाल सर लाल हो रखी है, वो गुटकों से या फिर दूसरी गंदगी से वो पूरी खराब हो रखी है सर। ठीक है, खराब हो गई, पर उसको सही भी तो हम करा सकते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? हमारे जनप्रतिनिधियों को, मैं इतने साल से, मुझे 8 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए, मैं रेगुलर जाता हूँ राजसमंद झील। खूब जनप्रतिनिधि आते हैं सर, एमपी से लेके एमएलए से लेके बहुत सारे अलग अलग लोग भी आते हैं सर। और आते हैं 15 मिनट 20 मिनट रुकते हैं सर, झाड़ू वाड़ू निकालते हैं सर, छोटा सा फोटोज खींच के, और वो बस पोस्ट कर देते हैं कि राजसमंद झील आज सफाई की, ये क्या। पर जो मेन सफाई है सर, जो करनी है, जो उस झील को एक महकने के लिए हमको जो चीजें करनी है, वो तो कोई कर ही नहीं पा रहा। वो तो कोई कर ही नहीं पा रहा सर। भले राजनीति की ले लीजिए आप सर, और भले एएसआई वाली ले लीजिए सर, पुरातत्व विभाग वालों के हाथ में पूरी झील है सर। और पुरातत्व विभाग, मुझे कोई इसमें डर नहीं है कहने में, पर पुरातत्व विभाग के अगर हाथ में ये झील है तो उन्होंने, पुरातत्व विभाग ने झील का बंटाधार कर रखा है सर। एएसआई वालों ने, क्योंकि हम तो सर इतने सालों से रोज जा रहे हैं, हमें मालूम है वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ के वॉचमैन से लेके, वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल से लेके, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना सर। तो ये एक एएसआई राजनीतिज्ञों का तो है ही है सर, उनको तो करना ही है, नगर परिषद को या फिर एमएलएस को, एमपीस को तो यहाँ पे काम करने की जरूरत ही है सर। पर उससे ज्यादा जरूरत एएसआई वालों को इस बारे में संज्ञान लेने की जरूरत है कि आप कर क्या रहे हो सर। आपके हाथ में हमने इतनी बड़ी धरोहर की, इतना बड़ा वर्ल्ड हेरिटेज की एक धरोहर आपके हाथों में हमने कमान सौंपी है सर, और आप कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए। आप बिल्कुल मतलब निस्तेज हो उसके लिए, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो सर आप उस झील को। तो सर, क्योंकि सर होता क्या है ना सर, अगर हम नगर परिषद के पास जाएं या फिर किन्हीं राजनेताओं के पास जाएं तो उनका कहना ये होता है कि एएसआई के हाथ में। एएसआई के पास जाएं तो सर एएसआई वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे सुनने वाला, सुनवाई नहीं है सर। तो ये सारी चीजें है ना, ये जो मिस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर जो गैप है सर, ये गैप
खा रहा है सर। और आपकी बात एकदम 100% सही है सर, जनता भी बहुत हद तक इसकी जिम्मेदार है। जनता किस लिए जिम्मेदार है? क्योंकि जनता जागरूक ही नहीं है सर। राजसमंद झील को सब चाहते हैं सर। राजसमंद झील में एक बूंद भी पानी आता है ना, तो हम में से जितने भी जने यहाँ पे हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सबके दिल बाग बाग हो जाते हैं सर। एक बूंद आता है और सब खिल जाते हैं सर। उनकी पर्सनल लाइफ में, व्यापारिक लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता सर। पानी आते ही, गोमती नदी में पानी आते ही तो लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो वो प्रफुल्लता जो आती है, जो पानी आते ही जो आती है, वो साल भर रहे और उस बारे में हम कुछ करें। राजसमंद लेक पे हम आए जाएं और वहां का डेवलपमेंट तभी हो सकता है सर, जनता जागरूक हो, एएसआई वाले कुछ संज्ञान ले, उनके ऊपर भी कोई डंडा हो सर मारने वाला, एएसआई वालों के ऊपर भी। और राजनीतिज्ञों को तो सर करना बहुत जरूरी है, फोटो खिंचाने से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा सर। एक आपने पुरातत्व विभाग की बात की, तो ये पीड़ा हम सबकी है। और मैंने भी एक चीज नोट की है कि विश्व का सबसे बड़ा पत्थरों पर खुदा हुआ शिलालेख राज प्रशस्ति, जो 24 अलग अलग शिलाओं में झील पर है, सभी जानते हैं। लेकिन एक बहुत दुखद बात है कि जब एएसआई को इसका काम दिया गया इसकी सफाई के लिए, तो उन्होंने मशीन से इसकी सफाई कर डाली, जिससे वो पूरा घिस गया। और आज जब लोग वहां जाते हैं उसको पढ़ने के लिए, तो उसको समझ में नहीं आता। तो ये बहुत हद तक आपकी बात जायज है और इसके ऊपर जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि वो कैसे एएसआई के साथ मिलकर तालमेल बिठाकर राजसमंद झील का जो विकास है वो पूरी तरह से कर सके, नौचोकी का विकास कर सके। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अपन। आपको पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम है और जी सर, उनके भी हमने वाइल्ड फोटोज जो हैं आपके, वो भी हमने बहुत देखे हैं। लेकिन इन दिनों एक नई चीज देखी जा रही है कि पैंथर्स और जो दूसरे जो पशु हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो आजकल आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। और आए दिन अखबारों में, टीवी पे, न्यूज में देखा गया है कि उनका रेस्क्यू किया जाता है जी, क्योंकि जरूरी भी है, बाकी वो जनता को हानि पहुंचा देंगे। उनको वो गन से मार के और उनको बेहोश करके फिर उनका रेस्क्यू किया जाता है। आप एज ए वाइल्ड लवर इसको कैसे देखते हैं और इसका कारण क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर कारण तो एक ही है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के साथ साथ सर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती भी हैं जो खराब होती हैं समाज के लिए। तो वो तो हमको सर एक उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी पड़ेगी कि कहाँ, जहाँ डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते सर, तो हमें इस बारे में प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ये भी नहीं सोच सकते या ये भी नहीं कह सकते कि ना जंगलों को बंद कर दो, वहां पे कुछ डेवलपमेंट ना हो, कंस्ट्रक्शन कहीं पे ना हो। क्योंकि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नई नई जगह चाहिए ही होती है लोगों को। तो एक डेवलपमेंट सबसे बड़ा कारण है सर इसके होने का। पर मेरा कहना है सरकार से या फिर जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे ये है कि डेवलपमेंट तो चलो ठीक है, डेवलपमेंट हमें चाहिए, वो भी जरूरत है, पर हमें डेवलपमेंट के साथ साथ नए जंगल भी बनाने पड़ेंगे। या जो पुराने जंगल है, जैसे कुंभलगढ़ का जंगल बहुत घना जंगल है, वो किलोमीटर्स में फैला हुआ जंगल है, पर वहां पे लेपर्ड्स की संख्या इतनी नहीं है जितनी संख्या आसपास के गांवों में या जहां हम कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, जहां थोड़े बहुत रिजोर्ट्स या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, वहां है। तो हमें ये चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को और सरकार को भी ये चाहिए कि ये जितने भी वाइल्ड लाइफ जो हैं, जिसमें आपके लेपर्ड्स आ गए, पैंथर्स आ गए या दूसरी जितने भी जानवर है सारे आ गए, इनका एक सेफ हेवन होना चाहिए, एक सेफ इनका एरिया होना चाहिए जहां पे ये अच्छे से रह सके। और जहां आप कंस्ट्रक्शन करके उस एरिया को खराब कर रहे हो वाइल्ड लाइफ के लिए, तो उन वाइल्ड लाइफ को आपको अच्छे से सुनियोजित तरीके से उनको आपको फॉरेस्ट में, जो हमारे पास बड़े बड़े फॉरेस्ट है, पूरे राजस्थान में हर जगह फॉरेस्ट है, तो वहां पे उनको सुनियोजित तरीके से उनको बिछाएं। बाकी डेवलपमेंट बहुत बड़ा कारण है सर, पर डेवलपमेंट हम कितना भी बोल ले, कितना भी चीख ले डेवलपमेंट कि बंद करना चाहिए वाइल्ड लाइफ, बट वो होता नहीं सर। प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही होगी कि डेवलपमेंट हो, थोड़ा कम हो, पर डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट के साथ साथ आप जो वाइल्ड लाइफ है उनको सुनियोजित तरीके से आप फॉरेस्ट में अच्छे से उनको वापस बसाएं, ये बहुत जरूरी है सर। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा सर, मतलब इसकी वजह से हुआ क्या है सर राजसमंद लेक पे, कि जो राजसमंद लेक के पास की जो पहाड़ी, आपने भी खूब सारे फोटोज देखे होंगे कि वो शेर के जो लेपर्ड है वो उस पहाड़ी पे, जो जिस पहाड़ी को हम राज सिंह पहाड़ी
कहा जाता है, अन्नपूर्णा माता जी जहाँ पे वास करते हैं, रूठी रानी का महल भी जहाँ पे है। तो उस पहाड़ी के ऊपर 4-5 सालों से, मतलब उस पहाड़ी पे 3 से 4 लेपर्ड्स हैं और 1 या 2 लेपर्ड्स मतलब बहुत सालों से, 3-4 सालों से उस पहाड़ी के ऊपर दिखते हैं। तो वो दृश्य इतना विहंगम होता है ना सर, उसको मैंने भी मेरे कैमरे में बहुत बार कैद किया हुआ है, दूर से मैंने लिया हुआ है उसके फोटोज भी सारे। वो दृश्य इतना विहंगम होता है ना, और कुछ वीडियोस भी आए हैं उसके अंदर ड्रोन से उसका लिया गया है। तो वो अपने आप में बेहद खूबसूरत था। हालांकि वो बात भी सही है कि वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आ रही है उस वजह से, पर जो चीज हुई है सर, वो भी राजसमंद वासियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज थी कि चलो एक लेपर्ड को उन्होंने इतनी पास से, राजसमंद झील के पास इतना अच्छे से उस चीज को उन्होंने देखा। तो ये भी चीज एक है सर। अब एक दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, राजसमंद मार्बल, जो राजसमंद की जीवन रेखा है, और आप इस बिजनेस से जुड़े हुए भी हैं, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी इस बिजनेस से जुड़ी है, और आप यहाँ जो संसाधन है उनको उपलब्ध करवाने वाले भी एक बहुत बड़े डीलर भी हैं। अभी जो विगत 2-5 साल से राजसमंद मार्बल की जो स्थिति है और फ्यूचर इसका जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आ रही है, या फिर रॉयल्टीज की जो बात हम करें वो बढ़ोतरी हो रही है, जीएसटी की एक उम्मीद थी कम होने की, लेकिन वो हुई नहीं है। तो आप कैसे राजसमंद उद्योग को देखते हैं? आने वाले 5 वर्षों में राजसमंद मार्बल उद्योग कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, और क्या इसके लिए सरकारों को और यहाँ के व्यापारियों को करना चाहिए, जिसकी वजह से यह उद्योग जो खत्म हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सके? सर, इसके लिए एक्चुअली राजसमंद अब सिर्फ मार्बल नगरी नहीं रहा है। राजसमंद मार्बल के साथ में ग्रेनाइट नगरी भी हुआ है। ग्रेनाइट, प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट राजसमंद से निकल रहा है। तो मार्बल थोड़ा सा वीक पड़ा, तो हमें ग्रेनाइट की जो माइंस वगैरह जो यहाँ से निकली हैं, तो प्रभु द्वारकाधीश जी का बहुत आशीर्वाद रहा राजसमंद में कि मार्बल थोड़ा सा डाउन हुआ तो ग्रेनाइट की ये चीज आ गई। और ग्रेनाइट डाउन हुआ तो क्वार्ट्ज आ गया, और उसके अलावा क्वार्ट्ज के अलावा पाउडर प्लांट्स, और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही है। राजसमंद के व्यापारियों के लिए, सब अपने आप में प्रभुत्व व्यापारी हैं और इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, 50 सालों से, तो मैं तो क्या ही सीख दूंगा उन लोगों को। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं मैं कि राजसमंद को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें क्रिएटिव माइंडसेट से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम जो पुरानी भेड़ चाल से हम बिजनेस करते हैं उसको छोड़ के कुछ नयापन लाना पड़ेगा, कुछ फ्रेशनेस लानी पड़ेगी राजसमंद में। और मेरा ये मानना है, और मेरा प्रबल मानना है ये, कि राजसमंद मार्बल ग्रेनाइट नगरी तो है ही है, पर सबसे बड़ा अगर राजसमंद का कोई यूएसपी है तो वो एज ए टूरिज्म। राजसमंद में टूरिज्म का इतना बड़ा स्कोप है, ये सिर्फ विश्व पटल पे आ नहीं पाया, वो एक अलग बात है। और टूरिज्म में बिजनेस का भी बहुत बड़ा स्कोप है सर। तो राजसमंद को मार्बल, ग्रेनाइट, पाउडर प्लांट्स, इन सब दृष्टिकोणों से हटके भी देखना चाहिए, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन से खुले हुए हैं। तो जो भी नई पीढ़ी आ रही है उनको नए ऑप्शंस टटोलने चाहिए, और राजसमंद को टूरिज्म सेक्टर की तरह देख के मुझे लगता है कि बिजनेस में भी बहुत नाम कमाया जा सकता है, और राजसमंद का भी नाम बहुत ऊंचा किया जा सकता है। अभी जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज राजसमंद में टूरिस्ट प्लेस की अगर बात करें तो हम राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर जाते हैं, इरिगेशन जाते हैं, नौ चौकी जाते हैं, आजकल नया पॉइंट बना है अन्नपूर्णा माता मंदिर भी हम चले जाते हैं। लेकिन मैंने आपके फोटोग्राफ्स देखे हैं, आपके फोटोग्राफ्स को राजसमंद के कई लोगों ने देखा होगा। आप नई जगहों का आप खोज करते हैं। राजसमंद में इतनी खूबसूरत जगह है, हमें तो पता ही नहीं है, तो आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि राजसमंद में इन जो पर्टिकुलर जगह है, इसके अलावा भी कौन से टूरिस्ट पॉइंट है जो डेवलप हो सकते हैं और वहाँ पब्लिक को हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। जी सर, सर राजसमंद में टूरिज्म के हिसाब से, जैसा कि हमारी बात चर्चा चली थी कि बहुत सारा स्कोप है। राजसमंद में सर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि राजसमंद को हम सिटी ऑफ डिवाइन हिल्स बोलें जी, क्योंकि यहाँ की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सब पे कोई ना कोई भगवान विराजमान है। और सदियों से सर, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा कोई मंदिर बना हुआ या ऐसा कुछ, जितनी भी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, चाहे आप अन्नपूर्णा, ये महाराणा राज सिंह जी की हिल्स ले लीजिए सर, जहाँ पे अन्नपूर्णा माता जी विराजमान है। उसके अलावा सर थोड़ा सा पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है यहाँ से सर, 1 किलोमीटर दूर राजसमंद के इस पेरीफेरी में ही गाजर माता का मंदिर है सर, डिप्टी करके गाँव है सर, उसके पास में आता है। बहुत बड़ी चोटी है सर,
बहुत हाइट पे मंदिर है वो, गाजर माता का मंदिर। वहाँ पे आप बाई ट्रैक भी जा सकते हो, गाड़ी भी जाती है सर, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ से सर शिव मूर्ति का जो लुक आता है वो कहीं से नहीं आ सकता सर। पूरे इस एरिया में जो लुक वहाँ से आता है गाजर माता के मंदिर से, वो कहीं और से नहीं मिल सकता हमें। उसके अलावा सर एकदम पास में हमारा जहाँ पे राजसमंद लिखा हुआ है, आपने देखा होगा सर, एक पहाड़ है जहाँ पे राजसमंद लिखा हुआ है। उस पहाड़ के ऊपर भवानी माता जी की प्राचीन गुफा है सर। और उस गुफा के बारे में ये बोला जाता है कि ये जो गुफा है भवानी माता जी की, ये लगभग 100 मीटर इस गुफा के अंदर में भवानी माता जी विराजमान है। इसकी हिस्ट्री सर बहुत ही मिस्ट्री वाली है और बहुत थ्रिलिंग हिस्ट्री है सर भवानी माता जी की। और ये सर मंदिर जो है अन्नपूर्णा माता जी जो राज सिंह जी के टाइम पे बना था, उससे भी पुराना मंदिर है सर। राजसमंद का अगर सबसे पुराना मंदिर अगर हम बोलते हैं तो भवानी माता जी मंदिर है, जो एकदम सेंटर में है सर हमारे राजसमंद के। और एकदम सर वो प्रकृति के हिसाब से इतनी जबरदस्त जगह है सर, वहाँ पे डेवलपमेंट का इतना भारी स्कोप है। और वहाँ पे नगर परिषद और ये लोग कर भी रहे हैं सर, डेवलपमेंट्स कर भी रहे हैं। और बहुत बड़ी पहाड़ है सर, भवानी माता अपने आप में एक बहुत बड़ा मंदिर है सर। मुझे लगता है हर राजसमंद वासी को एक ना एक बार भवानी माता मंदिर जाना ही चाहिए। एक बार क्यों सर, महीने 2 महीने में कभी भी। मतलब हमारे पास इतनी जगह है सर कि हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है सर। हम उदयपुर में जाके और टूरिस्ट स्पॉट्स खोजते हैं। राजसमंद में सर कितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। आप भवानी माता एकदम पास में सर मंदिर पे है, पहाड़ी पे है। आप गाजर माता पहाड़ी पे है सर। हमारे यहाँ दोइंदा में एक भैरू जी बाबू जी का मंदिर है, वो भी एकदम पहाड़ी की चोटी के ऊपर है। वहां से सर द्वारकाधीश जी मंदिर का जो विहंगम व्यू आता है ना सर, उसको अगर आप जूम कैमरा से अगर वहां से अगर द्वारकाधीश जी का पिक लेंगे ना सर, गजब का व्यू आता है सर वहां से। और पूरा कानक्रोली और जेके इतना सुंदर दिखता है ना सर वहां से। ये सब जगह पे हमें लगता है कि आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा जनता को कि इन सब जगहों पे भी जाए। इरिगेशन, राजसमंद लेक, और उसके अलावा राजसमंद जो प्रॉपर सिटी है उसके आसपास की 20-30 किलोमीटर की विसिनिटी में भी सर इतने एरिया है सर। रूपनगर, आपने सुना है सर, रूपनगर झीलवाड़ा के पास में रूपनगर करके गांव है सर। वो झीलवाड़ा से 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे है। और वहां पे सर बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर या फिर ये 4 व्हीलर जो होती है गाड़ी वो जा सकती है। और वो सर वो रूपनगर करके जो गांव है सर, वहां पे मैं 3-4 बार गया हूँ, ज्यादा बार गया हूँ। वहां पे सर मुश्किल से 2 या 4 घर हैं। बहुत बड़े पर्वत श्रृंखला है सर वहां पे। वहां से व्यूज अविस्मरणीय व्यूज है सर, मतलब अनपैरेलल्ड है। और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं रहता है सर। वहाँ 2 या 3 या 5 घर हैं, बाकी गांव है, छोटा सा रावला बना हुआ है। वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो ऐसी इतनी जगह है सर, मैं अगर आप इस बारे में अपन चर्चा करने लगे सर 2-4 घंटे तक, तो मैं आपको नाम ही गिनाता रहूँ कि इतनी जगह है सर हमारे राजसमंद में। बट ये 3-4-5 जगह जो भी मैंने गिनाई है ना सर, ये अपने आप में सब विहंगम है। यहाँ पे तो हल्दी घाटी को तो सब जानते ही हैं, पर उसके अलावा जैसे ये जो 4-5 जगह मैंने आपको बताई है, ये अपने आप में विहंगम है सर। हर राजसमंद वासी को यहाँ पे जाना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी प्रकृति से प्रेम करता है और जिसको भी मन में सुकून चाहिए, उनको इन जगहों पे तो जाना ही चाहिए सर। हम ब्लेस्ड हैं सर, हम ब्लेस्ड हैं राजसमंद वाले के हमें इस तरह की जगह मिली है सर। अब बात करते हैं आपके वेंचर की। ब्राइट जो आपका वेंचर है जिसमें आप वायर्स एंड रोप्स बनाते हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसमें क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि VDTV के माध्यम से, वैसे तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अमित जी सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करते हैं, अमित जी बिजनेस भी करते हैं। और अमित जी बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। लंदन छोड़ने के बाद सिर्फ राजसमंद झील को ही वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली को चलाने के लिए भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। बिजनेस का तो ऐसा है सर, जैसा कि आपको पता है फैमिली पूरी बिजनेस में है। मेरे दादा परदादा वकील थे, उसके अलावा मेरे जितने भी बड़े पिताजी हैं सब बिजनेस में हैं और ब्लड में ही बिजनेस है सर हमारा। उसके साथ साथ में मेरे दोनों भाई जो थे उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा और कदम कदम पे उनका सपोर्ट मिला सर। और मेरे फादर साहब का, मेरी मदर का, मेरी वाइफ का, सबका बहुत सपोर्ट मिला। और उसी वजह से सर बिजनेस तो छोटे से चालू किया था सर। कुछ नया करना था, सोचा यही था कि कुछ नया करूंगा, कुछ हटके राजसमंद में करूंगा। वही जो रूढ़ियों से चला आ रहा, पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, वो चीज नहीं करूं और कुछ हटके करूं। और मन में संकल्प ये भी था कि मुझे कुछ फैक्ट्री यूनिट लगानी है और कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है। और मैन्युफैक्चरिंग का इसलिए मेरे मन में संकल्प था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ना मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि आप कुछ नया प्रोडक्ट दुनिया को दे रहे हो। जब आपकी फैक्ट्री से कुछ चीज निकलती है तो वो पहली बार दुनिया में आ रही है और ये एक बहुत बड़ी क्रिएटिव चीज होती है कि आप जन्मदाता बनना चाहते थे। जन्मदाता बनना चाहता था।
बहुत सही बात बता रहे हो। तो मुझे एक ये चीज मेरे दिमाग में शुरू से थी और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे भाइयों ने बहुत साथ दिया मेरा, और उस वजह से आज जिस भी मुकाम पे ब्राइट इंडस्ट्रीज जो मेरी फर्म है, जो हमारी फर्म है, वो ब्राइट इंडस्ट्रीज जिस भी मुकाम पे है सर, आज हम तीनों चारों की जो भी मेहनत है उस वजह से सर, तो श्रेय सिर्फ मेरे को तो जाता ही नहीं है सर उस चीज का, हम सबको जाता है। और भगवान का सर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मामले में कि मुझे भगवान ने राजसमंद जैसा शहर दिया सर। मैं सर चेन्नई खूब साल रहा हुआ हूँ, साउथ में बॉम्बे बहुत साल रहा हूँ सर, नॉर्थ में बहुत साल रहा हूँ, तो इंडिया मैंने बहुत हद तक सर अच्छे से देखा हुआ है पूरा। पर भगवान ने अल्टीमेटली मुझे राजसमंद में ही शरण दी है, और इतना खूबसूरत शहर, इतने खूबसूरत लोग यहाँ पे सर, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे सर, तो इस मामले में सर मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा उन्होंने इतना अच्छा बिजनेस दिया है सर हमको, और सब देने वाला से ऊपर वाला है, मैं तो यही मानता हूँ सर, देने वाले द्वारकाधीश जी हैं, और उन्हीं की कृपा से आज जहाँ कहीं भी हम खड़े हैं और जितने भी आनंद ले पा रहे हैं सर राजसमंद शहर के, राजसमंद लेक के, वो उन्हीं की कृपा से ले पा रहे हैं सर। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट आज बातों का सिलसिला इतना लंबा चल रहा है, खत्म करने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी एक समय की सीमा है। एक अंतिम सवाल आपसे और जवाब भी चाहूंगा राजसमंद के उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं या उनके कैरियर को लेकर चिंतित है कि राजसमंद में कोई कैरियर कैसे बनाएगा, तो उनको बाहर भेजना ही उचित है। आप क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि आप एक रोल मॉडल के रूप में आज हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हैं, VDTV के माध्यम से आपको हमारे सारे दर्शक देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपने लंदन में जाकर वहाँ जॉब करने के बाद राजसमंद आने का डिसीजन लिया, और आज आप एक सक्सेसफुली बिजनेसमैन के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, अपने बच्चों का जो विकास है बाहर जाने को लेकर या राजसमंद को लेकर, वो कैसे वो कर पाएंगे? सर इस मामले में हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा जी। प्रैक्टिकल इसलिए भी होना पड़ेगा सर कि दुनिया सिर्फ राजसमंद ही नहीं है सर, बच्चों को ये भी समझना पड़ेगा कि हमारी दुनिया सिर्फ राजसमंद नहीं है, दुनिया है हमारी, पर हमें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है सर। मैं नई जनरेशन को भी यही कहूँगा कि जितना हो सके सर, आप जितना हो सके अपनी अलग अलग शहरों को, अलग अलग जगहों को, प्रांतों को, भले ही ट्रेवल के माध्यम से, भले ही बिजनेस के माध्यम से, भले जॉब के, भले स्टडीज के माध्यम से आप एक्सप्लोर पूरा कीजिए। एक्सप्लोर करने में कभी भी आप कमी मत रखिए। मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा, मेरी हम्बल एडवाइस है कि जो बच्चा जितना पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, फोर्सफुली नहीं सर, उस बच्चे की अगर इच्छा है कि मुझे बाहर पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, आप उसे पूरी स्वतंत्रता, क्योंकि आप नहीं देंगे तो भी बच्चा जाएगा सर। मतलब आज की जो यंग जनरेशन है, आप उनको आप कितना भी रोक लो, रुकेगी नहीं। तो आपको ये चाहिए कि सर जितना एक्सप्लोर करना है बेटा तो एक्सप्लोर कर, और उसके बाद में एक ध्येय ये भी होना चाहिए कि आप पूरी दुनिया घूम लो, सब कुछ कर लो, और उसके बाद आपको अगर लगता है कि आप अपने शहर के लिए कुछ कर सकते हो, तो आपको जरूर से जरूर वहां पे फिर से आना चाहिए। तो मेरे जो अभी जो प्रोस्पेक्टिव बिजनेसमैन हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाके प्रोफेशंस में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, मेरी एक ही सलाह है कि आप जाइए, आपके जो ख्वाब है पूरा कीजिए। आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर जॉब करना चाहते हैं, करिए। एज ए डॉक्टर आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाना चाहते हैं, चाहिए, सब कीजिए। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में 5 साल बाद, 10 साल बाद आप फिर से ये जरूर मेक कीजिएगा अपने माइंड को कि कहीं ना कहीं मेरे लिए राजसमंद में कुछ ऐसा है क्या जिससे मैं राजसमंद का भी विकास हो और मेरा भी विकास हो। इस तरह के कुछ एवेन्यूज है क्या, और ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जैसे हमने बात की सर, हॉस्पिटल लाइन सर, हॉस्पिटल लाइन के लिए बहुत बड़े एवेन्यूज है राजसमंद में। प्रोफेशनली राजसमंद में एवेन्यूज है सर। टूरिज्म सेक्टर इतना बढ़ सकता है सर। हमारे जो स्टूडेंट्स, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं सर, उनकी क्रिएटिविटी की आप क्या बात कहें सर, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। माइंडसेट आज की जनरेशन का बहुत क्रिएटिव माइंडसेट है, बट वो क्रिएटिव माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल्स पाने के लिए पूरा ना हो। वो क्रिएटिव माइंडसेट से आप राजसमंद की टूरिज्म इंडस्ट्री में या राजसमंद की खूबसूरती को कैसे दिखा सकते हैं, या राजसमंद में और क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, उस क्रिएटिविटी को वहां लाके और उसमें काम कीजिए। दुनिया घूमिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। पर पेरेंट्स को भी ये चाहिए, स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि आप क्रिएटिव बने,
और राजसमंद के लिए आप क्या सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये आपके दिल में हमेशा से ये कभी जाए ना आपके दिल से, ये बहुत जरूरी है। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका VDTV में आने के लिए। हमारे इस पॉडकास्ट में आज हमारा उद्देश्य आपको बुलाने का यही था कि आपके माध्यम से आपकी जो जर्नी है उसको राजसमंद की जो हमारी सारी जनता है वो देख सके, और आपने अपना कीमती समय निकाला, अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद विनीत जी, आपने मेरे विचारों को इतना सुना तसल्ली से, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमित बड़ोला, जिनकी जीवन यात्रा से आज हमने आपको रूबरू करवाया है। वास्तव में अमित जी के दृष्टिकोण से जब हमने आज राजसमंद को देखा तो हमने पाया कि राजसमंद में पर्यटन को लेकर कितनी संभावना है। राजसमंद सिटी जो है वो सिर्फ मार्बल के लिए जानी जाती है या राजसमंद झील के लिए जानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजसमंद में ऐसे कई दूसरे पर्यटन स्थल भी हैं जो अभी भी लोगों की नजरों से दूर हैं। बस जरूरत है उनको आम जन तक पहुंचाने की, और यह काम अमित जी और इनके जैसे जो दूसरे युवा हैं उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही आज हमने जाना कि लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं और फिर वो पूरे जीवन विदेश में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश में रहने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, अपने शहर की मिट्टी की खुशबू को अपने जहन में समेट कर वो विदेश छोड़कर भी राजसमंद में आकर भी अपने आप को सक्सेसफुली बिजनेसमैन बनाते हैं। आज हमने अमित जी की स्टोरी से यह भी जाना है कि कैसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम अपने क्षेत्र को डेवलप करने के बारे में विचार ही नहीं रख सकते, बल्कि उसकी ओर काम भी कर सकते हैं। और इसके साथ ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्म के एक अनुभव के साथ, एक मिश्रण के साथ आप अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर आएंगे लेकर एक नई शख्सियत, लेकर वो सारी बातें जो जुड़ी है आपसे, बनकर आपकी आवाज VDTV के साथ।